हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक लंबे टाइम के बाद आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सीरीज़ शुरू करते हुए। ये सीरीज़ होगी हाईवे इंजीनियरिंग। मैंने ये सोचा है एक सब्जेक्ट्स में आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँ, ताकि उससे मैं जितने भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं चाहे थ्योरी से रिलेटेड है, मैं एक एक करके उन्हें सॉर्ट आउट करता जाऊं, वीडियो दिखा के आपको एक एक चीज़ें क्लियर करूं, ताकि आपको कोई और भी लिटरेचर या कोई और वीडियो या कोई और बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं अब से आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिकल भी इसमें कवर होंगे और सारी थ्योरीज भी मैं इसमें कवर करूंगा। और आपको ये जो इंग्लिश में लिखा है इसे मैं हिंदी ट्रांसलेट करके भी आपको बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या है, ताकि आप इसे एक या दो बार देख के अपने नोट्स बना सकें। ठीक है, तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उनमें पर्पस क्या रहेगा, मेरा क्या क्या चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने लिखा डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड बीटेक स्टूडेंट फॉर देयर एकेडमिक एग्जाम्स। मतलब जो भी मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ाऊंगा वो सबसे पहले क्या चीज़ कवर करेगा, जो लिटरेचर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो बच्चे डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, जिनका भी पूरा नहीं हुआ स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एकेडमिक एग्जाम होता है, सेमेस्टर एग्जाम्स होता है हाईवे का, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ये चीज़ मैं लेके चलूंगा पहले, चाहे वो बीटेक्स वाले हों चाहे वो डिप्लोमा वाले हों। दूसरी मेरी कोशिश रहेगी क्या कवर करने की कि एस्पिरेंट्स फॉर एसएससी जेईई एंड स्टेट ए एग्जामिनेशन। मतलब जो बच्चे डिप्लोमा या बीटेक कर चुके हैं और आप एसएससी जेईई या किसी स्टेट ए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा अपने नोट्स में, अपने लिटरेचर में सारी चीज़ें वो भी कवर करूं जो जेईई और ए के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में आती है। ये चीज़ भी मैं अपने नोट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। और तीसरा मैंने जो पर्पस लिखा है वो है हु वांट टू ऑप्ट हाईवे इंजीनियरिंग। मतलब जो बच्चे डिप्लोमा और बीटेक करने के बाद हाईवे इंजीनियरिंग को अपने कैरियर की तरह लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या जानना जरूरी है फील्ड में जाने से पहले, उन सब चीज़ों को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस पूरी सीरीज़ में बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस टॉपिक में डालूँ। आपका जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतने ज़्यादा वीडियो और उतना एलेबोरेटेड फॉर्म में मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाने की कोशिश करूँगा। केवल थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ों को भी, जो फील्ड में आपके काम आती है, उनको भी मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर सिविल इंजीनियरिंग में मैं किसी एक कैरियर का नाम लूँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा हिट है आज के टाइम पे इंडिया में, तो वो और कोई नहीं हाईवे इंजीनियरिंग है। आप देख रहे होंगे लाखों किलोमीटर रोड पिछले 10 सालों में बन चुकी है, हाईवे बन चुका है। और आने वाले 10, 15, 20 सालों तक भी इंडिया में बहुत हाईवे बनने वाले हैं। और जितने हाईवे बनेंगे उतनी ही सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बनेगी, उतनी ही हाईवे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी और बढ़ रही है। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को एक एक्सपर्ट हाईवे इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन बेसिकली हम जब ये डिप्लोमा और बीटेक करते हैं तो हमें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़्यादा नहीं होता है, थ्योरी भी हमारी क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए हमें एक अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती। लेकिन अब मेरे सारे लेक्चर्स को आप अटेंड करोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन भी मैं इसमें कवर करूँ, है ना। और साथ ही साथ हाईवे इंजीनियरिंग में एंट्री होने से पहले आपको पूरा जितना मैं कर पाऊँ मैं आपको तैयार कर सकूँ। तो विदाउट गेटिंग एनी लेट, लेट्स स्टार्ट। सबसे मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होती है। इसमें लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जो हाईवे की प्लानिंग, हाईवे का मतलब रोड है जिसमें गाड़ी चलती है, ठीक है, जो डील्स करती है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के वह ब्रांच हैं जो हाईवे की प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को डील करती है, ताकि एक सेफ मूवमेंट हो सके लोगों का, एक सेफ मूवमेंट हो सके लोगों का, और साथ साथ में गुड्स का मतलब होता है सामान, जो भी चीज़ हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, ये एमटेक लेवल का एक स्पेशलाइजेशन होता है। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को अगर मैं डिवाइड करूं तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 भागों में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को डिवाइड किया गया है। पहली हाईवे इंजीनियरिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम पूरी फॉर्म्स में शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाईवे इंजीनियरिंग का मतलब है जिस पे गाड़ी चलती है, रोड इंजीनियरिंग मान के चलो आप। जो बच्चे नए नए उन्हें इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, रोड की इंजीनियरिंग, रोड कैसे बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा पार्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का है रेलवे इंजीनियरिंग। मतलब रेलवे का जो ट्रैक बिछाया जाता है उसमें भी पूरी इंजीनियरिंग होती है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। तीसरा पार्ट है रनवे या एयरपोर्ट इंजीनियरिंग।
हवाई जहाज जो होता है जिस रोड पे चलता है, रोड टाइप की आपने देखी होगी एयरपोर्ट में पूरा सा, उसे रोड ना कहते हैं, उसे रनवे कहते हैं जिस पे हवाई जहाज दौड़ता है। तो रनवे भी एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। चौथा पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वाटरवे इंजीनियरिंग जिस पे जहाज चलते हैं। और पांचवा पार्ट है रोपवे इंजीनियरिंग, जैसे आपने कहा होगा कि ट्रॉली टाइप की होती है, जैसे जोशीमठ से आपको बद्रीनाथ जाना हो तो रोपवे में आपने देखा होगा कि ट्रॉली टाइप से या एक पूरा एक छोटी सी कार टाइप की होती है जो रस्सियों पे चलती है, जानते होंगे, कोई नई बात नहीं है आपके लिए रोपवे इंजीनियरिंग। तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के डोमेन में हम ये तीन चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, हाईवे, रेलवे और रनवे। वाटरवे इंजीनियरिंग और रोपवे इंजीनियरिंग सिविल पे फिलहाल नहीं पढ़ाया जाता है। वाटरवे इंजीनियरिंग एक अलग ही ब्रांच होती है जिसे आप नेवी इंजीनियरिंग भी कहते हैं, तो ये नेवी इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। रोपवे इंजीनियरिंग भी एक अलग इंजीनियरिंग है। तो सिविल इंजीनियरिंग में ये तीन पार्ट्स आते हैं। इनमें हम हाईवे इंजीनियरिंग हम पढ़ने वाले हैं, जिसे मैं शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा भी कि हेयर वी शैल स्टडी हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, और थोड़ा पोर्शन हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के भी करेंगे क्योंकि ये पोर्शन आपका बीटेक और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले इसमें मैं डिस्कस करता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। इंपॉर्टेंस का मतलब है महत्व। हाईवे इंजीनियरिंग का क्या महत्व है? पहला महत्व इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, मतलब आर्थिक विकास, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिखा है, मैंने इसमें आप पढ़ेंगे कि हाईवे, थोड़ा सा मैं इसका साइज कम कर देता हूं, कुछ चीजें गैप हो रही हैं। एक 150, अब थोड़ा आपको दिख पा रहा होगा पूरा का पूरा। तो मैं इसका जो आपको इम्पोर्टेंस बताने जा रहा था कि हाईवे इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें क्या है, देखिए आप, इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि आपका जो आर्थिक विकास होता है, हाईवे फैसिलिटेट एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। हाईवे किस चीज़ की फैसिलिटी प्रदान करता है कि एक बहुत अच्छी तरीके से आपका सामान का और लोगों को इधर से उधर ट्रांसफर किया जाए। और साथ साथ में क्या लिखा है कि रिड्यूसिंग ट्रेवल टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ताकि आपका जो इधर से उधर जाने का जो वक्त है उसे हम कम कर सकें और पैसे भी इसके थोड़ा सा हम बचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो इस करने से विच बूस्ट द ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। तो हाईवे बनने से क्या होता है, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, व्यापार और इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो आपका पैसे से रिलेटेड चीजें हैं वो सबकी उसकी अच्छी खासी वृद्धि होती है। दूसरा फायदा क्या है, कनेक्टिविटी। ये तो आप समझ ही रहे हैं, कोई भी बच्चा लिख सकता है इस बात को कि हाईवे बनने से क्या होगा, सिटी, टाउन, विलेज, ये जितनी भी चीजें होती हैं उनकी क्या होती है, रिमोट एरिया, जो बहुत सीमावर्ती एरिया, बहुत दूर दूर गाँव के एरिया है, ठीक है, उनको आप हाईवे बनने से बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल इंटीग्रेशन हो सकता है। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब है कि इंटरेक्शन अच्छा हो सकता है गाँव और शहरों के बीच में। दूरियां बहुत ज़्यादा होंगी तो लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने नहीं जाएंगे। अगर दूरियां कम होगी, आसान होगी, जल्दी आप पहुँच सकेंगे तो आपका सोशल इंटीग्रेशन भी अच्छा होगा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी टू सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड मार्केट। कहने का मतलब ये कि अगर आप गाँव में रह रहे हैं और हाईवे बना है तो आपके लिए स्कूल भी पास होंगे। हाईवे बना हो तो स्कूल में जल्दी पहुंच पाएंगे, हॉस्पिटल में आप जल्दी पहुंच पाएंगे, साथ साथ मार्केट में भी आप जल्दी पहुंच पाएंगे। तो कहने का मतलब है हाईवे एक अच्छी कनेक्टिविटी आपको प्रदान करता है। तीसरा फायदा आप लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब रोजगार को पैदा करता है। क्या करता है हाईवे, भाई जितनी भी रोड बनेंगी उसमें आप, रोड बनती भी हैं फिर उनकी मेंटेनेंस भी होती है हर दूसरे तीसरे साल बाद। सरकारी विभागों में तो हर साल होनी चाहिए, क्या, ठीक है। इससे क्या होता है, एक जॉब क्रिएट होती है इंजीनियर्स के लिए, लेबर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है हाईवे। चौथा क्या, सेफ्टी एंड कंफर्ट। सेफ्टी और कंफर्ट से क्या मतलब है, अगर आप एक अच्छे से बनी हुई रोड पे अपनी गाड़ी को चलाओगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो उससे आपकी सेफ्टी थोड़ा सा इंक्रीज होगी। रेदर देन अगर आप कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रोड पर या कच्चे सड़कों पे अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भगाते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए क्या है, सेफ्टी पर्पज में आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी गाड़ी गिर सकती है, आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो अच्छे से बने हुए हाईवे आपको सेफ्टी और कंफर्ट भी प्रदान कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे डिप्लोमा और बीटेक के हैं जो आपके अपने एकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक कॉपी लेके बैठे हैं और जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप हिंदी में अपनी भाषा में, बड़ी आसान भाषा में आपको साथ साथ मेरे नोट्स भी बना सकते हैं। इससे आपको कोई और किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी भाषा में आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या महत्व है,
सपोर्ट फॉर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या मतलब इस बात का? हाईवे कॉम्प्लीमेंट अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक रेलवे, एयरवेज एंड वाटरवेज बाई प्रोवाइडिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी। कहने का इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर हाईवे बना होगा तो आप रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज में भी आराम से पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके गांव से रेलवे स्टेशन तक की रोड ही नहीं बनी हुई, तो आप रेलवे स्टेशन कहाँ से पहुंचेंगे? ये मान लीजिए आपके गांव के पास एयरपोर्ट तो है जिससे आप दुनिया के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपके अपने गांव से एयरपोर्ट जाने तक की रोड ही अच्छी नहीं बनी हुई होगी, तो आप क्या करेंगे उस एयरपोर्ट का? आप 2 दिन में पहुंच रहे हैं फॉर एग्जांपल, ये बहुत दिक्कत से आप एयरवेज और रेलवे में पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं। तो हाईवे क्या होता है? इन सर्विसेज को भी कॉम्प्लीमेंट करता है, इन सर्विसेज को भी बढ़ावा देता है, यहाँ पहुंचना भी आसान आपके लिए करता है। ठीक है। नेशनल डिफेंस, नेशनल डिफेंस से क्या मतलब? आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे देश की सीमा में क्या नेपाल भी है, चाइना भी है, जिनसे हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, पाकिस्तान भी है। ठीक है। तो अगर हमारे हाईवे सीमाओं तक बने होंगे तो टफ टाइम में जब डिफेंस की बात होगी, जब काफ़ी वॉर जैसी सिचुएशन अगर कभी पैदा हो जाती है, तो हम आराम से अपने हाईवे को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर अपने युद्ध के वेपन्स, वॉर के वेपन्स वहाँ पे आराम से पहुँचा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। तो इसलिए नेशनल डिफेंस भी कहते हैं। मैं सब चीज़ों को आप हिंदी में मतलब आपको समझा रहा हूँ, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ के समझ रहे होंगे। 7वां टूरिज्म प्रमोशन, ये तो आप आराम से समझ ही रहे होंगे कि अगर अच्छी रोड बनी होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे वहाँ के आसपास के लोगों के अंदर रेवेन्यू, पैसा जनरेट होगा, रोजगार मिलेगा, तो टूरिज्म को भी प्रमोट आपका हाईवे करता है। ये सब आपके 7 के 7 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, आप इसमें एक तरह से इसे पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। 7 के 7 पॉइंट्स को बहुत इजी फॉर्म में और इजी लैंग्वेज में मैंने इसे लिखा कर, इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग आपसे पूछा गया है तो आप ये 7 के 7 पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। इतिहास में हम देखेंगे कि रोड बनना कब से स्टार्ट हुई। पुराने ज़माने के लोग, जो बहुत साल पुराने लोग थे, 2000 से 2500 BC के जो लोग थे, उस टाइम रोड की क्या हालत हुआ करती थी, किस तरीके से वो सफ़र किया करते थे, इन सब चीज़ों में हम प्रकाश डालेंगे और करते करते मॉडर्न टाइप तक हम पहुँचेंगे कि किस तरह से रोड का आपका विस्तार हुआ है इस फील्ड का, हाईवे इंजीनियरिंग का। सो मैंने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इज लिंक्ड विद द हिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। मतलब क्या मतलब इस बात का? रोड का जो विकास होना शुरू हुआ, जो रोड बनना स्टार्ट हुई है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में शायद सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और ये जमाना कब का है? 2000 से लेकर 2500 BC। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, हिंदी में से ईसा पूर्व भी आप कह सकते हैं। तो यानी कि 2000 ईसा पूर्व का मतलब है आज से 4000 साल पहले, 4025 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज़माना था। आपने पढ़ा होगा अपनी पुरानी क्लासेस में, हिस्ट्री में, कि जब आज से 100 साल पहले, लगभग 1920 के आसपास, जब रेलवे का काम चल रहा था, अंग्रेज़ों के ज़माने में रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो अचानक जब मज़दूर ज़मीन खोदने लगे तो खोदते खोदते उन्हें क्या लगा कि ज़मीन के नीचे कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो उनके जो इंजीनियर्स ने उन्हें ऑर्डर दिया कि सॉलिड स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब मत करो, जो कुछ भी ज़मीन के नीचे आपको सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है ऐसे ढंग से निकालने की कोशिश करो। तो जैसे मजदूरों ने इसे खोदा तो एक नीचे से पूरा कमरा निकल के बनाया, ज़मीन के नीचे काफ़ी। फिर उन्होंने और ज़्यादा खोदा और एक्सटेंड करा खुदाई को, तो क्या पाया कि ज़मीन के नीचे पूरा एक शहर बसा हुआ था, बहुत बड़ा शहर बसा हुआ था। ठीक है। जिसे आप आज की डेट में हड़प्पा और मोहनजोदारो कहते हैं। मोहनजोदारो पाकिस्तान में स्थित है। आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब सब इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, उस टाइम भी जब खुदाई हुई थी तो पूरा एक शहर नीचे, 2 शहर मिले थे, जिसमें एक शहर को तो आप हड़प्पा कहते हैं जो इस टाइम कहीं गुजरात के आसपास है, और एक शहर को हम कहते हैं मोहनजोदारो जो इस टाइम पाकिस्तान में है। तो जब लोगों ने इसे खोद के देखा, ज़मीन के अंदर पूरा एक शहर मिला रेलवे के जो मज़दूरों को, तो फिर इस पर बहुत रिसर्च हुई तो पता लगा, ये कार्बन डेटिंग से ये पता करा कि ये ज़माना जो ज़मीन के नीचे जो घर बने हुए थे, पूरा शहर था ज़मीन के नीचे दबा हुआ, ये कम से कम 4000 साल पुराना शहर है जो ज़मीन के नीचे दबा हुआ था। और उस पर फिर बहुत रिसर्च हुई। मैं अभी आपको इसके पिक्स भी दिखाऊंगा कि वो जो शहर ज़मीन के अंदर मिला था 4000 साल पुराना, वो कैसा था।
अभी वो पूरी एक नेशनल हेरिटेज है, लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं गुजरात के पास, ठीक है। तो वो पूरा शहर मिला था, पूरी एक सिविलाइजेशन थी, पूरी एक सभ्यता थी, जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से ये देखा गया कि वहाँ भी रोड हुआ करते थे, यानी कि 4000 साल पहले भी वो लोग जब रहा करते होंगे, उन्होंने भी रोड बना रखी थी इधर से उधर जाने के लिए। वहाँ से रोड का इतिहास शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जमीन खोद के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदारो, दो शहर मिले, तो इसके फीचर्स क्या थे रोड पे? जो यहाँ पे रोड हमने देखी जमीन के नीचे, तो उस रोड पे हमने 4-5 फीचर्स नोट किए। तो उन फीचर्स को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। पहले क्या है, रोड्स वर लेड आउट इन ग्रिड पैटर्न, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन। कहने का मतलब क्या है कि वो जो हड़प्पा मोहनजोदारो जो दो शहर थे, वहाँ पे रोड इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन की थी। मतलब जैसा मेरा कर्सर आप देख रहे हो कि इस तरह से रोड जाएगी, सॉरी ऐसे, और जैसे चौराहा होता है आजकल की डेट में 90 डिग्री पे दो रोड एक दूसरे को काटती हैं। उस जमाने पर भी जो लोग बनाया करते थे, इसी फैशन पे रोड को बनाया करते थे, ठीक है। मेजर स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब गलियां होता है। जो गलियां हुआ करती थी वो काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी, क्वाइट वाइड, और इनकी चौड़ाई 9 से 10 मीटर तक हुआ करती थी। टू अलाउ कार्ट्स एंड मूवमेंट्स, कार्ट्स बोलते हैं आप बैलगाड़ी को, या जो भी बैलगाड़ी या टांगा जिसे आप बोल सकते हैं, मतलब वह गाड़ियाँ जो जानवर खींचते थे। तो उस जमाने पे बैल हो गई या आपके घोड़े हो गए, वो आपकी गाड़ी को खींचा करते थे, जिसके पीछे लोग बैठा करते थे, जिसे आज की डेट में आप बैलगाड़ी और टांगा भी कहते हैं। तो उस जमाने में क्या हुआ करता था कि रोड 9 से 10 मीटर, स्ट्रीट गलियां भी 9 से 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, ताकि यहाँ पे आप आराम से बैलगाड़ी और टांगों का भी मूवमेंट आराम से हो सके। इस पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हैं। स्मॉलर लेन्स वर नैरोवर समटाइम 1 से 2 मीटर। अब ये लेन का मतलब है बहुत छोटी गलियां। ये तो वो वाली गलियां 9 से 10 मीटर जहाँ से आपका ट्रैफिक पास हो रहा है। ट्रैफिक के नाम पे कुछ भी नहीं था, ना तो टू वे था और ना तो टू व्हीलर था, ना ही फोर व्हीलर था। तो ये बैलगाड़ी टांगी हुआ करती थी। तो उस टाइम मान सकते हैं रोड की चौड़ाई 9 से 10 मीटर हुआ करती थी। और जो बिल्कुल ही नैरो यानी कि संकरी गलियां हुआ करती थी, जो केवल घरों के आने जाने के काम, एक घर से दूसरे घर जाना हो, वो 1 से 2 मीटर ही चौड़ी हुआ करती थी। आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं अपनी भाषा में। दूसरा पॉइंट है, रोड्स वर मेनली मेड ऑफ कॉम्पैक्टेड अर्थ विद अ लेवल सरफेस। रोड कैसी बनी हुई थी उस जमाने पे? रोड उस जमाने पे पूरी तरह से कॉम्पैक्टेड अर्थ का मतलब है मिट्टी को दबा के, यानी कि आप मिट्टी रखो, ऊपर से कोई भारी चीज उसमें मारो तो मिट्टी पूरी कॉम्पैक्ट हो जाती। इस तरह से रोड बना रखी थी। और सरफेस भी रोड की बहुत लेवल हुआ करती थी। आप समझ सकते हैं कि 4000 साल पुराने टाइम की बात हो रही है, 4000 साल पुराना जमाना, ठीक है। उस टाइम भी लोग इतने बुद्धिमान रहा करते थे इंडिया में कि ये सब चीजें वो उस टाइम भी क्या करते थे। इन सम एरिया ब्रिक पेविंग was found especially near drainage channel। इस पॉइंट का ये मतलब है कि उस हड़प्पा मोहनजोदारो में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, उस पे कुछ रोड आपको कैसी देखने को मिली, जहाँ पे ईंटें पड़ी हुई थी, ब्रिक पेविंग, ईंटें बिछा रखी थी, फिर ऊपर से उन्होंने मिट्टी डाल रखी थी। जनरली ये कहाँ पर मिला करती थी? जहाँ पे ड्रेनेज चैनल, यानी कि जहाँ पे नालियों वाली कंडीशन हुआ करती थी, क्योंकि नालियाँ तो आपको बनानी पड़ेगी। कहीं पे अगर ऐसा स्थिति है, हर जगह तो नालियाँ बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन कहीं कहीं पर आपको नालियाँ जहाँ पर बनानी पड़ती थी, वहाँ पे रोड वो ईंट से बनाते थे, ताकि नाली का पानी रोड के कॉर्नर्स को काटे ना। ये वजह हुआ करती थी, ठीक है। अब मैं ये सब चीज़ आपको दिखाना भी चाहता हूँ, इसके रियल पिक्स में दिखाना चाहता हूँ कि जमीन खोदने के बाद जो हमें 100 साल पहले जो स्ट्रक्चर मिला था, जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो के नाम से आप जानते हो, वो कैसा था। ये बिल्कुल रियल पिक है फ्रेंड्स। ये मैंने ऐसा नहीं कि कहीं से एनिमेटेड उठाई हो, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आप इसे ढंग से देख सकें। ये देख सकते हैं, ये हड़प्पा या मोहन, देखो नीचे से लिखा भी है हड़प्पा.com, है ना। यानी कि जो हड़प्पा शहर था, जो अभी इंडिया के पार्ट में है, गुजरात के आसपास कहीं, इस तरह से खोद के इस तरह का पूरा शहर आपको मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोड कितने अच्छे तरीके से बना रखी है। हो सकता है इसके नीचे ईंटें बिछी हों और ऊपर से मिट्टी डाल के इसे कॉम्पैक्ट किया हो, ताकि इसमें बैलगाड़ी आराम से चल सके। इस तरह के मकान हुआ करते थे उस जमाने में, ठीक है। और राइट एंगल पे देख रहे होंगे आप, इस तरह से बीच में भी आपको यहाँ पे रोडें देखने को मिलेगी। दूसरी पिक में आपको दिखाता हूँ इसकी। ये देखो, ये संकरी गलियों की बात हो रही है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था अभी, कि संकरी जो गलियाँ हुआ करती थी वो 1 या 2 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। मतलब ये एक मोहल्ला बोल सकते हो आज की डेट में आपको इसे, कि मोहल्ले में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो इस तरह की गलियां हुआ करती थी। ये थोड़ा साफ सफाई कर रखी है, हेरिटेज, जो लोग इसे देखने आते हैं, कभी आप भी जाएं इसे देखने के लिए। तो
इस तरह से कितनी वेल मेंटेन रोड थी उस जमाने में भी, ठीक है। यहाँ पे देखो नालियाँ नहीं बनी है क्योंकि ये घर के आने जाने का पर्पस होगा शायद, या हो सकता है ड्रेनेज का कोई और सिस्टम हो, ठीक है। इस तरह से आपकी गलियाँ हुआ करती थी। नेक्स्ट आप देखिए, ये देखिए, ये पूरा एक हड़प्पा टाइप का शहर है जो ज़मीन के नीचे आपको मिला था खोद के, 4,000 से लेकर 4,500 साल पुराना। यहाँ आप पूरा पैटर्न देख सकते हो रोड का। देखिए ये देखो, ये 90 डिग्री पे जा रही जो हम पढ़ रहे थे अभी। इस तरह के घर हुआ करते थे। नहाने का बहुत अच्छा सिस्टम हुआ करता था यहाँ पर, कभी हम इसमें विस्तार से जिक्र करेंगे, लेकिन अभी हम रोड पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हल्का टच करते करते हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, पीपल यूज टेम्ड एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर ब्रिटल पाथ ऑफ ग्रेटर विड्थ एंड हाइट। कहने का मतलब है उस जमाने में जो टेम्ड एनिमल, पालतू जानवर हुआ करते थे, उसे हम इस्तेमाल करते थे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। उसके लिए हमें बहुत एक अच्छा पाथ की जरूरत हुआ करती थी। वही बात फिर से रिवाइज हो रही है। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ व्हील का इन्वेंशन होने के बाद एनिमल ड्राउन कार्ट्स, मतलब जानवरों के द्वारा खींची जाने गाड़ी बहुत पॉपुलर हो गई उस टाइम पर। वही आपका ट्रांसपोर्टेशन का साधन हुआ करता था। कोई आपसे पूछेगा 4,000 साल पहले कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ करता, तो आप बोल सकते थे बैलगाड़ी या टांगा। एनिमल ड्राउन कार्ट ये सब थे, जानवरों से खींचे जाने वाली बैलगाड़ी या टांगा हम उस टाइम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब आप अगर ये पूछेंगे कि पक्की रोड सबसे पहले कहाँ देखने को मिली थी, तो सबसे पहली हार्ड सरफेस, रोड तो नहीं कहेंगे, हार्ड सरफेस आपको देखने को मिली थी मेसोपोटामिया। जैसे ही आप इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैसे ही हिस्ट्री में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी आती है। मेसोपोटामिया आज की डेट में इराक को कहते हैं, और ये सभ्यता 3500 BC यानी कि 3500 ईसा पूर्व वाली सभ्यता, यानी कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इससे भी 1000 साल पुराने का जमाना है। वहाँ भी आपको ये रोड का हल्का सा पैटर्न देखने को मिला था। और ये भी याद रखें उसी जमाने पे व्हील का आविष्कार भी हुआ था, यानी कि पहिए का आविष्कार भी मेसोपोटामिया यानी कि इराक की सभ्यता में इस्तेमाल हुआ था। जनरल इतना हमें याद कर रखने की जरूरत नहीं, हमें रोड से मतलब है, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये रोड की मैंने आपको जो पूरी हिस्ट्री बताई है 4000 साल पुरानी पहले बताई, उसके बाद हल्के हल्के विकास होता चला गया और मौर्य पीरियड आया। मौर्य पीरियड कब का है आपका, 321 BC से लेकर 185 BC, यानी कि 321 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2300 साल पुराना जमाना, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की बात चल रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये मान के चलो अब 2000 साल पहले बाद क्या हुआ, फिर मौर्य पीरियड आया। मौर्य में आपने सुना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोका थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, रोड को सिस्टमेटिकली बढ़ाया। अपने एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट करने के लिए इन्होंने भी रोड बनाने पे काफ़ी जोर दिया। और सबसे पहले जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ ग्रांड ट्रंक रोड जो इतिहास में आती है, सबसे पहले किसने बनाई थी, मौर्य के ज़माने पे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बनाई थी ग्रांड ट्रंक रोड। एंशियंट, यानी इसका जो प्राचीन नाम था वो उत्तर पथा था, ठीक है। आज की डेट में इसे हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। और ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक बनाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक ये रोड बनाई गई थी। ग्रांड ट्रंक रोड जो सबसे पहले बनाई गई थी, ठीक है। पाटलिपुत्र को आज की डेट में पटना कहते हैं और तक्षशिला आज की डेट में पाकिस्तान में, ठीक है। तो उसके बाद रोड का ये महत्वपूर्ण काम इस जमाने में। फिर थोड़ा सा और वक्त आगे बढ़ा और आपका क्या आया, मुगल पीरियड आया, यानी कि 1526 AD से लेकर 1707 AD तक, मतलब आज से 500 साल पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। तो मुगल पीरियड तो हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो मुगल पीरियड में एक छोटा सा दौर आता है शेर शाह सूरी का, 1540 से लेकर 1545 साल तक। आपने पढ़ा हुआ हिस्ट्री में कि हुमायूं को हराने के बाद कुछ साल तक शेर शाह सूरी ने भी दिल्ली पे राज किया था, 5 साल तक, 1540 से लेकर 1545 तक। उसने क्या करा, इसी ग्रांड ट्रंक रोड को क्या करा, स्टोन से पेमेंट करते, मतलब और पक्की करी। पहले ईंटें वगैरह से, ईंटें पत्थर से बनाई गई थी, लेकिन अब इसने से बहुत ड्रेस्ड स्टोन से, यानी कि कटे हुए स्टोन से अच्छी तरह से इसकी मरम्मत करी और इसे एक्सटेंड किया। पहले तो ये कहाँ से कहाँ तक थी, पटना से लेकर तक्षशिला तक थी, लेकिन मुगल पीरियड के दौरान जब शेर शाह सूरी सल्तनत में आए तो इन्होंने इस रोड को कहाँ से कहाँ तक, ये देखो सोनार गांव जो कि ढाका के पास है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका के पास एक सोनार गांव एक जगह पड़ती है। इन्होंने इस रोड को थोड़ा सा और बढ़ाया और एक्सटेंड किया और सोनार गांव से लेकर दिल्ली, लाहौर होते हुए पेशावर से लेकर काबुल तक इन्होंने इस रोड को एक्सटेंड कर दिया।
काबुल आज की डेट में अफगानिस्तान की कैपिटल है। ये उस जमाने की बात हो रही है जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत का ही पार्ट था, तो उस टाइम ऐसा डिवाइड पार्टीशन नहीं हुआ था। तो मुगल पीरियड में शेर शाह सूरी ने ये काम किया कि इस रोड को, ग्रांड ट्रंक रोड को एक्सटेंड किया। क्योंकि आपको अभी कंफ्यूजन होगा कि ग्रांड ट्रंक रोड कब बनी, किसने बनाया, कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं सारी चीज इसमें कवर कर रहा हूँ, आराम आराम सब सुनिए। फिर उसके बाद शेर शाह सूरी के बाद फिर थोड़ा सा कुछ टाइम बाद अकबर का जमाना आता है। 1500 कुछ की बात ही है अकबर की भी, ठीक है, 1500-1600 के बीच में शेर शाह सूरी के बाद अकबर का जब जमाना आया तो उन्होंने क्या करा, फिर से ग्रांड ट्रंक रोड को मेंटेन करी और अच्छी तरह से मेंटेन करी। और कहाँ से कहाँ तक मेंटेन करी, मतलब डिस्टेंस तो वही थी जो शेर शाह सूरी ने बनाई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसमें इसे मेंटेन करी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, और अच्छे से इसे मेंटेन किया ट्रूप मूवमेंट के लिए। ट्रूप मूवमेंट कहते हैं आपको, ट्रूप कहते हैं फौजियों को, जो आपके सोल्जर्स होते हैं उनके मूवमेंट के लिए, ताकि इधर से उधर वो जा सके जब युद्ध का टाइम आए। पिलग्रिम्स के यात्रियों के लिए, हो सकता है श्रद्धालु इधर से उधर जा रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा रूट था, बीच में बहुत सारे श्रद्धालु वाले जो मंदिर मस्जिद पड़ा करते थे। तो अकबर जी ने क्या करा, इसको अच्छी तरह से मेंटेन किया ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। साथ साथ में ही एडेड ब्रिजेस एंड गार्डन, और बीच बीच में इस रोड में अच्छे अच्छे पुल बनाए, गार्डन्स बनाए, ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सके, ठीक है। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे कि सर ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ है आज की डेट में, देखो भाई अब पार्टीशन हो चुका है, पाकिस्तान अलग हो गया, तो कुछ हिस्सा तो ग्रांड ट्रंक रोड का आपको आज की डेट में पाकिस्तान में मिलेगा, कुछ हिस्सा ग्रांड ट्रंक रोड का आज की डेट में आपको बांग्लादेश में मिलेगा, और कुछ हिस्सा ग्रांड ट्रंक रोड का आपको इंडिया में मिलेगा। 3 देशों में रोड डिवाइड हो चुकी है। अगर मैं अपने देश भारत की बात करूं कि भारत में जो टुकड़ा है ग्रांड ट्रंक रोड का वो कहां से कहां तक है, तो मैंने लिखा है ये टुकड़ा आपका है, टुडे इट स्ट्रेचेस फ्रॉम कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से वाघा बॉर्डर जो पंजाब में है, पाकिस्तान और भारत के बीच का बॉर्डर है। तो इन तीनों जगह से होके आज की डेट में आपको ग्रांड ट्रंक रोड का ये वाला हिस्सा भारत में, बाकी हिस्सा इसका पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलेगा। और इस रूट को आज की डेट में NH-19 और NH-44 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, देखो क्या हुआ। अब मुगल पीरियड के बाद आपको पता होगा हिस्ट्री में अंग्रेजों का जमाना आता है, रूल इन ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिशर्स ने देखो रूल के बारे में क्या किया, इसमें लिखा कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल। इसका मतलब है कि मुगलों के आखिरी वक्त में, जब मुगल का शासन एकदम गिर रहा था, यानी कि औरंगजेब का बाद का जो टाइम था, 1707 के बाद का जो टाइम था, जब मुगल हल्के हल्के कमजोर हो रहे थे और हल्के हल्के अंग्रेजी शासन पैर पसार रहा था भारत में, उस टाइम क्या था, रोड की जो हमारी कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी, बहुत ही डिटेरियोरेटेड थी। और जो शुरुआती जो ब्रिटिश पीरियड था, इन्होंने रोड को बनाया तो सही, लेकिन केवल मिलिट्री पर्पस के लिए इन्होंने इसे मेंटेन किया केवल, बाकी ट्रैफिक मूवमेंट आम लोगों के लिए इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद जब अंग्रेजी ज़माना और आगे बढ़ा तो एक आपके गवर्नर जनरल आए जिनका नाम था विलियम बेंटिक। इन्होंने इस काम को रोड बनाने की तरफ ध्यान दिया और सोचा कि ये रोड भी बनाई जाना बहुत ज़रूरी है, केवल मिलिट्री पर्पस के लिए ही रोड नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या है, ये रोड कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी होनी चाहिए ताकि व्यापार को हल्का सा बढ़ावा मिले। तो इन्होंने क्या करा, इसी रोड को रिबिल्ड करके ग्रांड ट्रंक रोड को क्या नाम दिया, मॉडर्न ग्रांड ट्रंक रोड बोला। और ये केवल कलकत्ता से दिल्ली तक को, मतलब कलकत्ता से दिल्ली का हिस्सा पहले ग्रांड ट्रंक रोड में तो आ रहा था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक नया नाम दिया मॉडर्न ग्रांड ट्रंक रोड। और ये जो मॉडर्न ग्रांड ट्रंक रोड का जो हिस्सा था, कलकत्ता से दिल्ली तक के हिस्से को मॉडर्न ग्रांड ट्रंक रोड कहा गया, जो आज भी हम इसे कहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने परमानेंट ब्रिजेस बनाए हैं, ठीक है, जो आपके क्या थे, पत्थरों के, स्टोन के, ठीक है। और साथ साथ में उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आपने सुना होगा, बहुत फेमस गवर्नर जनरल थे, काफ़ी अच्छा काम भी किया इन्होंने भारतवासियों के लिए, आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने इसके बाद क्या किया, ई फॉर्म द पीडब्ल्यूडी विभाग लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में बनाया। ये एक सबसे बड़ा माइलस्टोन होने वाला था रोड के इतिहास में, रोड के विकास में। पीडब्ल्यूडी आप समझते होंगे, पीडब्ल्यूडी होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग जिसे हिंदी में कहते हैं। हर राज्य का एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, जैसे उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी हो गया, यूपी पीडब्ल्यूडी हो गया, हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी हो गया। तो पीडब्ल्यूडी बहुत फेमस विभाग है। और पीडब्ल्यूडी की नींव किन्होंने रखी थी, लॉर्ड डलहौजी ने रखी थी 1854 में। तो पहले एक केंद्र सरकार का विभाग हुआ करता था, अब तो ये राज्य सरकारों का अलग अलग होता है, लेकिन पहले सिर्फ केंद्र में पीडब्ल्यूडी हुआ करता था।
जो केंद्र सरकार चलाती थी, और उसे सीपीडब्ल्यूडी के नाम, उसका बाद में उसका नाम चेंज करके पीडब्ल्यूडी को सीपीडब्ल्यूडी कहा गया, जो आज भी है केंद्र में, ठीक है। और स्टेट पीडब्ल्यूडी तो क्या चल ही रही है तब से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इतना काम होने के बाद ब्रिटिश पीरियड के बाद 1854 पे जब पीडब्ल्यूडी बनी, तो फिर सबसे जो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घटना होती है रोड के विकास में, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो जानी जाती है, अगर मैं कहूँ पिछले 100 सालों में सबसे इंपॉर्टेंट घटना कौन सी, तो दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जयाकर कमेटी। जयाकर कमेटी का बैठना सबसे महत्वपूर्ण घटना है हाईवे के इतिहास में भारत में। तो इसमें देखो पढ़ेगा 1927 में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी बैठाई अंडर द चेयरमैनशिप। उस रोड कमेटी का जो चेयरमैन बनाए वो मिस्टर जयाकर को बनाया, जो एक हाईवे इंजीनियर थे, रोड इंजीनियर थे, बहुत फेमस, ठीक है। और बना के उनसे क्या कहा, उनसे कहा कि अभी जो हालात चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग कंडीशन है रोड की इस टाइम पूरे देश में, पूरे भारत में, उसकी एक रिपोर्ट बना के हमें दो, और साथ साथ में कुछ ऐसे मेथड भी हमें सुझाओ जिससे हम भविष्य में भारत में सारे रोडों का विकास कर सके। इसके लिए उन्हें पूरा 1 साल दिया गया। तो फिर जयाकर कमेटी में और भी बाकी मेंबर्स थे, सारे मेंबर्स ने पूरे 1 साल तक पूरा काम किया, रोड की मौजूदा हालत को चेक किया, कंडीशंस को चेक किया, उनमें जो कमियां थी उसे नोट किया, और उसमें क्या क्या समाधान हो सकते थे, पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी। तो इसे बोलते हैं जयाकर कमेटी। जयाकर कमेटी 1 साल तक बैठी और पूरी रिपोर्ट उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को 1928 में पूरी रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दी, जिसमें सब चीज़ें उन्होंने सुझाई कि क्या क्या होना चाहिए। अब बात ये आती है, ये देख सकते हैं आप, कमेटी पूरी थी। ये मिस्टर जयाकर थे, इनके फोटो भी मैंने यहाँ पे डाला है, बहुत फेमस इंजीनियर्स थे अपने टाइम के। ये जयाकर कमेटी का एक बहुत ही दुर्लभ पिक है जिसमें जयाकर कमेटी खड़ी है। आप 1927 पहले, मतलब लगभग आज से 100 साल पुरानी बात होगी, अब तो इनमें से कोई जीवित भी नहीं होगा, ठीक है। अब जयाकर कमेटी ने जब 1928 में 1 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी, तो उन्होंने 3-4 समाधान दिए केंद्र सरकार को कि आप ये काम करिए रोड के विकास के लिए। वो 3-4 समाधान क्या कहते हैं, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहला समाधान, पहला सुझाव क्या दिया था कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज आर अनेबल टू लुक आफ्टर ऑल द रोड्स। मतलब जो राज्य सरकारें हैं और जो लोकल सरकार हैं, जैसे आपका ग्राम पंचायत हो गई, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, इस तरह की सरकारें रोड को देखने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो लिहाजा आप क्या करिए, सारा का सारा रोड का जो डेवलपमेंट का जो काम है वो केंद्र सरकार को अपने कंधों पे लेना चाहिए। ये सबसे पहली सिफारिश, सबसे पहला सुझाव जयाकर कमेटी ने दिया था कि लोकल बॉडी से रोड को आप हटाइए, केंद्र सरकार सारी रोड का निर्माण करेगी। दूसरा सुझाव क्या दिया था जयाकर कमेटी ने कि एन एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी इम्पोज्ड ऑन पेट्रोल फ्रॉम रोड यूजर टू डेवलप सेंट्रल रोड फंड। क्या मतलब इस बात का, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लोग पेट्रोल भरने आएंगे, उन पेट्रोल भरने वाले लोगों पर आप एक छोटा सा टैक्स, छोटा सा कर लगा दीजिए, चाहे वो 2%, 3%, जितना भी हो। ये अभी मुझे नहीं पता कितना परसेंट था, मान के चलिए आप एक जितने भी रोड यूजर्स होंगे, जब जब वो पेट्रोल भरेंगे वो 2 या 3% टैक्स देंगे, और उस टैक्स को एक हम फंड में जमा करेंगे, सेंट्रल रोड फंड में, और उस फंड से हम नई नई रोडों का विकास कर सकेंगे और नई नई रोडों को बना सकेंगे। 2 सिफारिशें दी। तीसरी सिफारिश क्या दी जयाकर कमेटी ने कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बनानी चाहिए, एक तकनीकी विभाग बनाना चाहिए, टेक्निकल बॉडी बनानी चाहिए, जिसमें लोग अपने नॉलेज को, अपने अनुभव को, एक्सपर्ट लोग साझा कर सकें कि मैंने अपने 25 साल या 30 साल के करियर में जो भी देखा है उसमें ये एक्सपीरियंसेस मुझे फेस हुए हैं, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस रोड को आप ऐसे बनाइए, इसे काटिए, इसे छांटिए, इसे चौड़ा कीजिए, इसे पतला कीजिए। एक ऐसी कमेटी बनाई, सेमी टेक्नीशियन बॉडी, जहां पर हर एक्सपर्ट इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स अपने पूरे अनुभव को साझा कर सके और नए सजेशन को दे सके। इस सेमी टेक्निकल बॉडी का नाम आज की डेट में जो है दैट इज IRC। यहाँ IRC बनी थी 1934 में बनी थी। अगर आप लिखना चाहते हो भी लिख सकते हैं कि IRC कब बनी थी। जयाकर कमेटी के सिफारिश के बाद 1934 में IRC बनी। IRC की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंडियन रोड कांग्रेस। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। उसके बाद IRC बनने के बाद एक सिफारिश और दी जयाकर कमेटी ने। 4 सिफारिशें, 3 में बता चुका हूं आपको। चौथी सिफारिश क्या दी कि एक रिसर्च बॉडी भी आप बनाइए, ठीक है। ये IRC तो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने के लिए बनाई, और एक क्या कहा कि एक बॉडी और बनाइए जिसे हम रिसर्च बॉडी कहेंगे, जो शोध करे, है ना, रिसर्च करे
किस पे रिसर्च करें? रोड पे रिसर्च करें, ठीक है। रोड पे रिसर्च करें मतलब फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि भाई रोड, आज के डेट में अगर मैं रोड पे रिसर्च की बात करूं तो अभी क्या बात चल रही है कि भाई बिटुमेन आप कितना इस्तेमाल करोगे, आप वेस्ट जो प्लास्टिक है उसे रोड पे इस्तेमाल करें, रबड़ को रोड पे इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ें रोड रिसर्च का ही काम है, ठीक है। तो ये उसी टाइम से इस बात की नींव डाल दी गई थी कि आप रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएं, है ना, जिससे क्या है रिसर्च भी होते चले जाए रोड में। टेक्निकल बॉडी तो केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, मेंटेनेंस के बारे में बात करेगी, लेकिन रिसर्च विंग में साइंटिस्ट होंगे जो नई नई रोड बनाने के तरीकों को सुझाव देंगे। तो इस तरह की इस विंग का नाम क्या रखा गया? CRRI। CRRI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें बनाई गई जयकर कमेटी के बाद, एक IRC और एक CRRI, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं किसके बारे में? इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में। इंडियन रोड कांग्रेस में क्या क्या चीजें हमने कवर करी, क्या क्या चीजें। तो IRC वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 1934 पे बनाई गई थी, ठीक है। इसमें वही वाली पुरानी बात आएंगी कि जायकर कमेटी ने अपने सुझाव दिए, ठीक है। एक्सपीरियंस लोगों को रखा गया, एक्सपर्ट लोगों को रखा गया ताकि वो अपने आइडिया अपने रिसर्च को यहाँ पे बता सकें, ठीक है। प्रेजेंटली इसे IRC कह सकते हैं। प्रेजेंटली द IRC वर्क इन क्लोज कोलैबोरेशन विद मॉर्थ। आज की डेट में IRC किसके साथ मिलकर काम करती है? मॉर्थ। मॉर्थ क्या है बेटा? मॉर्थ एक मिनिस्ट्री है। मॉर्थ की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये एक मंत्रालय है केंद्र सरकार का, जिसके मंत्री आज की डेट में श्री नितिन गडकरी जी हैं। सारी जो नेशनल हाईवे हैं यही मंत्रालय बना रही है। और IRC जो इंडियन रोड कांग्रेस, इसी के साथ कोलैबोरेशन में काम करती है। मॉर्थ को जो सुझाव देती है वो IRC ही देती है कि आप इस रोड को इतना चौड़ा रखिए, यहाँ से यहाँ तक की रोड को निकाल दीजिए, बाईपास कर लीजिए। सारे मिनिस्ट्री को सुझाव कौन देती है? IRC, ठीक है। अब IRC के फंक्शन पढ़ लीजिए आप। ये फंक्शन सारे वैसे ही हैं जो मैं आपको ऊपर बताने जा रहा था कि क्या क्या कार्य हैं IRC का। IRC के कलेक्टिव ओपिनियन, सबकी ओपिनियन लेती है एक्सपर्ट लोगों की, ठीक है। उसके बाद क्या करती है? स्टैंडर्ड मानक स्पेसिफिकेशन और प्रैक्टिस तैयार करती है। मतलब रोड के मानक, जैसे गाड़ी की चौड़ाई मैक्सिमम 2.44 मीटर होती है, ये कौन तय करती है? IRC तय करती है। रोड की चौड़ाई एक जो लेन होती है उसकी 3.75 मीटर होती है। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स कौन बनाती है? IRC के ही फंक्शन है, IRC के ही कार्य। फंक्शन का मतलब IRC के कार्य, फंक्शन ऑफ IRC, ठीक है। रोड के स्पेसिफिकेशन मानकों को IRC तैयार करती है। तीसरा क्या है? पीरियडिकल मीटिंग, यानी कि समय समय पर IRC के जितने भी मेंबर होते हैं वो एक मीटिंग करते रहते हैं। 31 साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है दिल्ली में, जहाँ पे सारे इसके मेंबर जाके अपने एक्सपीरियंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। चौथा इसका फंक्शन क्या होता है कि रोड का डेवलपमेंट कैसा किया जाए, रोड में सुधार इंप्रूवमेंट कैसा किया जाए, रोड का प्रोटेक्शन यानी कि रोड को बचाया कैसे जाए, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए, सारी चीज़ें भी IRC के फंक्शन है। और पांचवा क्या है? मेंटेन लाइब्रेरी एंड म्यूजियम टू इंक्रीज द साइंस ऑफ रोड मेकिंग। अगर आप IRC के सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी रोड की लाइब्रेरी मिलेगी जो ये IRC मेंटेन करती है। उसमें आपको सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे। म्यूजियम्स में आपको सारी रोड्स कैसी कैसी होती थी, कंक्रीट की रोड कैसी होती है, बिटुमेन की रोड कैसी होती है, आज से पहले रोड कैसी हुआ करती थी, ये सारी बातें आपको, सब चीज़ों का मेंटेन करने का काम IRC का है, ठीक है। CRRI वही जो मैं भी आपको बता रहा था, ये 1950 में बनाई गई, यानी कि IRC तो 1934 में बनाई गई। CRRI जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हल्के हल्के जो ये एक तरह से लाइट में आया 1950 में। रिकमेंडेशन तो पहले दे गई थी, लेकिन कोई भी चीज़ बनने में वक्त लगता है, इसलिए इसका जो फाउंडेशन हुई वो 1950 में थी, जो कि दिल्ली पर है, ठीक है। इसके काम क्या क्या हैं? इसके काम आप देखेंगे, रिसर्च करना, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रोड की, ठीक है। ट्रैफिक सेफ्टी में रिसर्च करना कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक चलता है तो रोड की चौड़ाई इतनी करो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो इसे यहाँ से बाईपास करो। तो ये सारा रिसर्च का काम CRRI करती है। टू डेवलप न्यू मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर हाईवे इंजीनियरिंग। साथ साथ में CRRI का एक और काम है कि नई नई मशीनरी को इन्वेंशन करना या सुझाव देना। जैसे मशीनरी आपका पोकलैंड होती है, JCB होती हैं, आज की डेट में रेलवे में TBM इस्तेमाल करी जा रही है, टनल बोरिंग मशीन। ये सारे काम किसके होते हैं? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के। वो सुझाव देती है, एक्सपेरिमेंट करती है और फिर कंपनियों को बनाने के लिए इसके ऑर्डर देती है ताकि इस फील्ड में भी काम किया जा सके। क्योंकि कोई भी रोड, कोई भी कंस्ट्रक्शन हम बिना मॉडिफाइड, बिना अपडेटेड इक्विपमेंट्स के बहुत जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एडवाइस देती है ये किसको? जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी? जैसे NHAI हो गई, IRC हो गई, ठीक है,
मॉर्थ हुए, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को टेक्निकल सलाह दी थी कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, इस तरीके से, ठीक है। लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज भी दी थी, अगर किसी को कुछ लाइब्रेरी से कुछ पढ़ना हो, कुछ नई चीज़ देखनी है, कोई कंस्ट्रक्शन का मेथड देखना, तो उसका काम भी CRRA इस चीज़ में भी इसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मॉर्थ क्या है। मॉर्थ मैंने आपको बता दिया, एक मिनिस्ट्री है, 1942 में ही बनाई गई थी, ये डिस्कस हो चुका है। मॉर्थ का काम देखो क्या है, एक तो रोड विंग को बनाना है और एक ट्रांसपोर्ट विंग को बनाना है। रोड विंग को कैसे मेंटेन करती है, रोड का मतलब रोड के सारे काम के जो नॉर्म्स हैं मॉर्थ ही निकालती है। IRC की सलाह लेते हैं कॉर्पोरेट्स, जैसे ब्रिज की चौड़ाई कितनी होगी, ब्रिज की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, ब्रिज के क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन कौन सा टेस्ट ब्रिज में होना जरूरी है, ठीक है, बिटुमिन डाला जाएगा ब्रिज में या कब कंक्रीट का ब्रिज बनाया जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें स्टेट रोड्स के बारे में डिसाइड करती है। ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, मतलब वित्तीय सहायता जो राज्य सरकार को प्रदान करती है वो रोड विंग करती है। तो सारा का सारा रोड विंग का काम IRC का रोड विंग का काम ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट विंग है, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, नॉर्थ के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के दो पार्ट, एक रोड विंग है, रोड विंग रोड से संबंधित कार्य करती है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट विंग है। ट्रांसपोर्ट विंग क्या करती है, देखो ये लाइसेंस हो गया, ड्राइवर्स कंडक्टर्स का लाइसेंस हो गया, उनके लिए क्या क्या नॉर्म्स निर्धारित करना है, जैसे मान लीजिए आप ड्रिंक करके गाड़ी नहीं कर सकते, ये रोड निर्धारित करना है, मोटर व्हीकल रोड निर्धारित करना है, ट्रैफिक रेगुलेशन हो गया, इंश्योरेंस कितने साल पे होना चाहिए, कितने का होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट विंग डिसाइड करती है मॉर्थ के अंतर्गत, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी है मॉर्थ के अंदर जो आती है, जिसे आप NHAI बोल सकते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 1988 में बनाई गई, अभी बहुत पुराना नहीं है ये बॉडी। ये क्या करती है, केंद्र सरकार की इंपॉर्टेंट रोड को बनाती है, ठीक है। मॉर्थ के अंतर्गत तो आती है, मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। जनरली ये नेशनल हाईवे को देखती है, जैसा आपने देखा होगा उत्तराखंड में आपके जो बॉर्डर के रोड हैं, बहुत सारी रोड आपको ऐसी मिलेगी जो NHAI बना रहा हुआ, लिखा होता है बोर्ड्स पे कि अंडर NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI हैज कंस्ट्रक्टेड फॉलोइंग फेमस प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया। अगर हम ये देखें कि पिछले 1988 से लेकर अब तक NHAI ने कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, तो उसमें से मुख्य प्रोजेक्ट हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम कमीशन हुआ था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, इसे हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। इसके अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, 4 महानगरों को जोड़ा गया था रोड बना के। बहुत फेमस प्रोजेक्ट था, कई सालों तक चला है, और आज की डेट में इन चारों शहरों पे आना जाना काफ़ी आसान हो चुका है। अब तो खैर और भी बहुत सारी रोड बन रही हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये भी NHAI ने बनाया था, ये भी बहुत फेमस प्रोजेक्ट है। ये भारत के 4 कोनों को जोड़ता है, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में श्रीनगर हो गया, साउथ में कन्याकुमारी हो गया, इन दोनों को जोड़ते हुए ये बनाया गया। ईस्ट वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट में आपका सिलचर हो गया जो असम में है ईस्ट में, और इधर वेस्ट में ये जोड़ता है पोरबंदर को, जो गांधी जी की जन्मस्थली है। तो मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या था, सिलचर से लेकर पोरबंदर, और ऊपर से नीचे की अगर मैं बात करूं श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। ये प्रोजेक्ट भी किसने बनाया, NHAI ने। और एक अभी हाल की ही बात करूं जो आपने देखा होगा अपने ही टाइम पे, अभी 4-5 साल पहले, ऑल वेदर प्रोजेक्ट जो आपने ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ तक जो नए रोड बनी है, ऑल वेदर प्रोजेक्ट, गंगोत्री यमुनोत्री तक, ये ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट भी NHAI ने ही किया है। आपने देखा होगा जगह जगह बोर्ड में NHAI लिखा रहता था उस टाइम, आज की डेट में तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि NHAI ने बनाया। तो NHAI भी एक बॉडी है जो मॉर्थ के अंतर्गत काम कर सकती है। उसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक हम और देख लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, जैसे मनरेगा कहा जाता था, ये भी बहुत सारे बीटेक और डिप्लोमा के प्रोग्राम में एकेडमिक कोर्स में रखा गया। तो मनरेगा क्या है, ये 2005 में बनाई गई है। ये सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा थी, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये योजना बनाई गई थी 2005 में, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपको ये 100 दिन का रोजगार देगी, हर साल 100 दिन का रोजगार हर घर में एक आदमी को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो DM साहब के अंतर्गत हर जिले में ये योजना आज भी कार्य करती है। अगर कोई भी घर गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है तो उसे पूरा हक है DM ऑफिस या SDM ऑफिस में जाके साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार लेने का उसे पूरा कर, ये जिम्मेदारी प्रशासक को DM SDM की बनती है, वो आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या गुण हैं इसके, लीगल गारंटी,
कानूनी गारंटी योजना की। दूसरा क्या है, फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट, मतलब गांव का जो डेवलपमेंट है, गांव के विकास, यानी कि रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा मनरेगा वाली योजना से, साथ साथ में रोजगार के साथ साथ क्या मिलेगा, जैसे वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट होंगे, पानी के बचाने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन कहते हैं पेड़ पौधों को लगाना। लैंड डेवलपमेंट का मतलब जो आपकी ऐसी लैंड है जो किसी भी काम की नहीं, उसे यूज में लाना, ठीक है। तो मनरेगा से ना केवल रोजगार मिलता है, बल्कि ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी आप अपने गांव के विकास में इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। ये मनरेगा के आपको अगर कहीं भी लिखना है कि फीचर्स लिखिए मनरेगा के, क्या फ़ायदे हुए मनरेगा के फ़ायदे लिखिए, तो ये सब आप लिख सकते हैं। तीसरा फ़ायदा क्या है, प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी, यानी कि गाँव में जो गरीबी है इसे कम करती है मनरेगा की परियोजना। चौथा क्या है, वेजेस, वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द वर्कर्स बैंक अकाउंट, इसका मतलब है कि मनरेगा परियोजना में क्या होता है, जितनी भी आपकी दिहाड़ी बनती है, जितनी भी किसी की मजदूरी बनती है, वो सीधे वर्कर्स के बैंक अकाउंट में पहुंचती है, ना कि किसी डीएम एसडीएम से या किसी प्रशासक के होते हुए, सीधे आपके अकाउंट में पहुंचेगी जो भी इस मजदूर से काम करना हो, यानी कि पारदर्शिता इसमें बनाई जाती है। पांचवा पॉइंट क्या है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। इंश्योर्स वाया सोसाइटी ऑडिट एंड यूज ऑफ आईटी सिस्टम, कहने का मतलब है ये एक ऐसी परियोजना है जिसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है, जवाबदेही बरती गई है। जवाबदेही किसकी होती है, डीएम एसडीएम की या तहसीलदार की, जो आपकी गांव का बड़ा अधिकारी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक और आता है आपके पास, पीएमजीएसवाई, ये भी बीटेक और डिप्लोमा के कोर्सेज में आपको मिलेगा। पीएमजीएसवाई क्या होता है, पीएमजीएसवाई भी एक योजना है जिसे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहते हैं। ये गांव में आपको बहुत देखने को मिलेंगे इसके गोल, मैं भी आपको फिगर से भी तो समझाऊंगा। ये क्या था, किसने स्टार्ट की थी, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये योजना स्टार्ट करी थी। इसका क्या उद्देश्य था बच्चों, इसका उद्देश्य था कि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेज अक्रॉस द इंडिया, मतलब 2000 से पहले आपकी मेन रोड तो अच्छी चल रही थी, मान लीजिए आपको ऋषिकेश से देहरादून, ऋषिकेश से आपको बद्रीनाथ जाना है, या आप मान के चलिए कि आपको दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाना है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, मेन रोड तो आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन उस रोड से जो छोटे छोटे गांवों की रोड जा रही होती थी पहले, 2000 से पहले, यानी कि आज से 25 साल पहले, वहां पे कोई रोड पक्की नहीं हुआ करती थी, कच्ची रोड हुआ करती थी, लोग पैदल जाया करते थे या टू व्हीलर से जाया करते थे। तो वाजपेयी जी ने सबसे पहले इन गाँवों के विकास पे ध्यान दिया कि भाई आपको हर गांव तक रोड पहुंचानी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने खुद एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और कहा कि इसका जितना भी पैसा होगा केंद्र सरकार इसमें वहन करेगी और आप हर गांव को मेन रोड से जोड़िए। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं पीएमजीएसवाई में, ठीक है। इसके फीचर्स क्या कहते हैं, फीचर्स का मतलब गुण या फायदे। एक तो था कनेक्ट विलेज विद पॉपुलेशन, यानी कि जहाँ पे 500 से ऊपर पॉपुलेशन है उस गाँव को आपको मेन रोड से जोड़ना ही पड़ेगा। हिली ट्राइबल एरिया में 250 पॉपुलेशन का भी अगर कोई गांव है तो उसको भी आपको मेन रोड से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इसका क्या था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, मतलब गांव में विकास करना, रोड बनेगी तो वहाँ पे छोटे मोटे रोजगार करना आसान हो जाएगा, रोड में रोजगार भी मिलता है, लोगों को आना जाना आसान हो जाएगा, मार्केट की चीज़ें वहाँ तक पहुँचाना आसान होगा, एजुकेशन आसान हो जाएगी, स्कूल हॉस्पिटल में जाना आसान हो जाएगा अगर रोड अच्छे से बनी होगी, क्योंकि गाड़ियाँ चलेंगी, गाड़ियों से कम टाइम में आप पहुँच सकेंगे। ये फीचर्स थे किसके, पीएमजीएसवाई के फीचर्स या एडवांटेज, फायदे। तीसरा फायदे क्या था कि इसमें जितना भी फंड था, जितना भी पैसा था, वो क्या कौन दे रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी स्टेट गवर्नमेंट को, साथ साथ में टेक्निकल हेल्प भी दे रही थी साथ साथ में। चौथा इसका फायदा क्या था, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब जो गाँव की सड़कें होती हैं उसमें मानकों को फिक्स करना। ये नहीं कि पहले कच्ची रोड आपने अपने हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी बना दिया करते थे, नहीं, एक मानक होगी, एक रूल्स होंगे, रूल्स के हिसाब से रोड बनाई जाएगी जो मॉर्थ डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्या था कि पीएमजीएसवाई हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग रूरल आइसोलेशन। पीएमजीएसवाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है गाँवों को शहर से जोड़ने के लिए, ये बात आप लिख सकते हैं। साथ साथ में वहाँ की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब जो वित्तीय अवसर हैं, पैसे कमाने के अवसर है, रोजगार, इन सबको बढ़ाने पे पीएमजीएसवाई ने एक अहम योगदान दिया। तो ये पीएमजीएसवाई की बात रही। अब नीचे मैं आपको बताता हूँ, देखो पीएमजीएसवाई के आपको इस तरीके से बोर्ड मिलेंगे, आप उत्तराखंड में भी देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे बोर्ड आपने देखे होंगे अपने गाँवों के आसपास, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लिखा होता है, लंबाई जैसे यहाँ पर 5.8 किलोमीटर है तो ये सब लिखा होगा, और साथ साथ में एक बोर्ड और होता है जिसमें पूरी रोड की डिटेल लिखी होती है
ये पीएमजीएसवाई का रूल है, उन्हें ये सब कुछ हर रोड से पहले लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे पूरा लागत कितनी है, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, ये लिखते हैं, और साथ साथ में रोड में कितनी लेयर है, कितने मोटे हमने मिट्टी की लेयर बिछाई है, कितनी मोटी हमने इसमें WBM की लेयर बिछाई है, DBM की लेयर बिछाई है। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा रोड कैसे बनती है, वहाँ पर हम इसे डिस्कस करेंगे। लेकिन रोड किस लेवल पे किस तरीके से बिछाई गई, इसकी ड्राइंग भी इन बोर्ड पे लिखी होती है। अब की बार आप जब भी देखेंगे तो इस बात को जरूर देखना, पीएमजीएसवाई अभी भी ये काम कर रही है योजना 25 साल के बाद। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। कहने का मतलब है कि जो इंडियन रोड कांग्रेस ने 5 पार्ट्स में जो IRC हुई थी, उस जो कमेटी बैठी थी, उन्होंने 5 पार्ट में रोड को डिवाइड किया। 5 पार्ट क्या क्या है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। 5 टुकड़े उन्होंने रोड के करे, और इन 5 टाइप की जो हाईवेज है, 5 टाइप की रोड का क्या मतलब है, इसमें हम किस आधार पर किसी रोड को हम नेशनल हाईवे कह सकते हैं, किस आधार पर किसी रोड को हम स्टेट हाईवे कह सकते हैं, क्या इसका मतलब होता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। और दूसरा चैप्टर भी रोड ज्योमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट्स है तो आप मैसेज पे लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, फ़ोन कर के भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर जरूर करें, आप व्हाट्सअप में अपना स्टेटस में जरूर डालें, ताकि बाकी बच्चे जो आपके आसपास के पढ़ रहे हैं उन्हें मैं सिस्टमेटिक तौर से पढ़ा सकें। और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की संभावना है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि सर ये इम्प्रूवमेंट कीजिए, मैं बहुत स्वागत करूँगा आपके सजेशंस का। तो यहीं पे मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। 3-4 दिन बाद फिर मिलेंगे, इसके आगे के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।